स्वागत है दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास के इस लेक्चर 12 में। इस लेक्चर में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कैसे कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया अपना। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन सब के बीच हुई बंगाल में महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हम बंगाल के नवाबों के बारे में भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले टॉपिक बंगाल के नवाब पर। तो बंगाल के नवाब की बात करें तो तत्कालिक बंगाल का जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा ये सभी सम्मिलित थे। मुगल काल का सबसे ज़्यादा संपन्न राज्य भी हुआ करता था बंगाल। यह हुगली बहुत प्रमुख एक पत्तन यानी बंदरगाह भी था। इस तरीके से बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1651 में शाह शुजा की अनुमति से स्थापित की गई थी। उसी समय 1651 में ही एक मुगल राजवंश की एक स्त्री की डॉक्टर बाटन द्वारा चिकित्सा करने पर शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति क्या की, प्रदान की, यानी फ्री ट्रेड की अनुमति प्रदान की। इसके बाद 1717 में फर्रुखसियन ने भी 3000 वार्षिक कर के बदले हमें अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। तो इन सब परिस्थितियों में 1700 ईस्वी में अंग्रेज ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। यही मुर्शिद कुली खां पहला बंगाल का नवाब बना। ये बंगाल के नवाब की पूरी सीरीज है। कितने बंगाल के नवाब हुए हैं? मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। उसके बाद फिर एक बार और मीर जाफर बनता है जिसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। फिर नजमुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। तो मुबारकुद्दौला ये अंतिम नवाब था। आगे देखते हैं मुर्शिद कुली खां, ये पहला नवाब था। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसके अलावा उसने राज्य में इजारेदारी प्रथा और टकावी ऋण का प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा क्या है? इसमें ये भी एक सामंती व्यवस्था की तरह ही थी। इसमें एक व्यक्ति जो कि थोड़ा पहुंच वाला था, बाहुबली था, यूं कहिए कि जिसकी थोड़ी प्रतिष्ठा थी, या नवाब या मुगल बादशाह के थोड़े नज़दीक रहता था, उसे एक कुछ भूमि का क्षेत्र दे दिया जाता था। उस भूमि के क्षेत्र में वो उसका मालिकाना हक तो नहीं होता था, लेकिन वहाँ से वह कर वसूलता था। कर का कुछ हिस्सा जो उसको शेयर में मिलता था वो अपने पास रखता था, बाकी सारा हिस्सा वो शासक को दे दिया करता था। तो ये थी इजारेदारी प्रथा। तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज। इसके बाद बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जन्मदाता कौन माना जाता है? मुर्शिद कुली खां। शुजाउद्दीन देख लेते हैं। 1727 से 39 तक ये शासक रहा, बंगाल का नवाब रहा, मुर्शिद कुली खां का दामाद था। इसके बारे में कोई और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, बस एक आध बात हम कह सकते हैं कि इसने बिहार का नवाब बनाया अलवर्दी खां को। 1733 में बिहार शुजाउद्दीन के अधीन हो गया था। उसके बाद बिहार का नवाब अलवर्दी खां को बनाया। इसके अलावा फतेह चंद, जगत सेठ, आलम चंद और हाजी अहमद खां, ये सभी नाम आगे भी आएंगे। तो ये सभी नाम शुजाउद्दीन के सहायकों के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं सरफराज खां। सरफराज खां जो कि शुजाउद्दीन का पुत्र था, उस शुजाउद्दीन के मृत्युपरांत वो नवाब बना था। उसने आलमुद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी, लेकिन वो काफ़ी अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अंत में 10 मार्च 1740 को गिरिया के युद्ध में सरफराज को अलवर्दी खां ने पराजित करके गद्दी प्राप्त की। तो ये गिरिया का युद्ध याद रखिएगा। इसके बाद शासक बनता है अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक शासक रहता है। अलवर्दी खां को मिर्जा मुहम्मद खां की संज्ञा भी दी गई है, उसको प्राप्त थी। इसके अलावा 1740 की घटना आपने पढ़ लिया, किस प्रकार से अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। उसने अलवर्दी खां ने तत्कालिक मुगल सम्राट, जो मोहम्मद शाह उस समय सम्राट था, उसको घूस और नजराना दिया और एक स्वीकृत पत्र प्राप्त कर लिया कि मैं अब बंगाल का नवाब रहूंगा। इस प्रकार से 1740 से 51 तक तो अलवर्दी खां को मराठों का भी प्रतिवर्ष आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसी संदर्भ में 1751 में उसने रघुजी भोसले से संधि की, लेकिन इस संधि के एवज में उसे 12 लाख रुपए चौथ व उड़ीसा का सूबा मराठों को देना पड़ा। चौथ पे चर्चा हमने पहले के लेक्चर में कर दी। ये एक प्रकार से क्या था? मराठों की सीमा में आने वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला कर्ज था।
इसके बाद से अलवर्दी खां यूरोपियों को मधुमक्खियों के समान मानता था। अलवर्दी खां का कहना था, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कि यदि यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहा। अंत में 1756 ईस्वी में जलशोध, जलोदर कह सकते हैं, पेचिश कह सकते हैं, के कारण अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद इसका यूं कहिए कि नाती नाती एक प्रकार से अलवर्दी खां, इस अगला जो नवाब हुआ सिराजुद्दौला, उसका नाना ही था। तो इसके बाद सिराजुद्दौला शासक बनता है, नवाब बनता है, ये अलवर्दी खां का नाती था। तो सिराजुद्दौला के प्रारंभिक 3 प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन? शौकत अली जो उसका चचेरा भाई था, घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी, और मीर जाफर जो उसका सेनापति था। ये तीनों ही अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इसी संदर्भ में ध्यान रखिए, अमी चंद नामक एक व्यक्ति था जो कि षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम की सारी संपत्ति जब्त कर ली, मीर जाफर को हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। फिर मनिहार के युद्ध जो कि अक्टूबर 1756 में हुआ था, शौकत जंग को मार डाला, तो अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हटाया। सिराज ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। वहां के गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचन ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ले ली। हालवेन ने नवाब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया। तो ये सिराजुद्दौला की एक क्या थी? उपलब्धि थी। इसके पहले मैं बता दूं कि सिराजुद्दौला को अलवर्दी खां ने समझाया भी था, बताया भी था। अपनी मृत्यु के समय अलवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को चेतावनी दी थी कि देश के अंदर यूरोपीय जातियों की शक्ति पर दृष्टि रखना, इन तीनों यूरोपीय जातियों को एक साथ निर्बल करने का ख्याल न करना। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई है। तीनों कौन? पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई है, पहले उन्हें शक्तिहीन करना, उन्हें किले बनाने या फौज रखने की अनुमति न देना। यदि तुमने यह भूल की तो देश तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो काफी दूरदर्शी विचारों का अलवर्दी खां था। इसने अपने पोते सिराजुद्दौला को ये बात कही थी। इसके बाद से 20 जून को नवाब ने जो पोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, उसने क्या किया कि कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। यहीं पर काल कोठरी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना मानी जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह घटना हालवेल की मानसिक उपज भर थी। हुआ ये था कि सबसे पहले मैं बता दूं कि हालवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर्स में इस घटना का जिक्र किया है। तो उसने ये लिखा हुआ है कि नवाब के आदेशानुसार 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेरी कोठरी में 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद कर दिया गया। जून की गर्मी थी, जिसके कारण 21 जून 1756 को सुबह उनमें से 123 व्यक्तियों ने दम घुटने से अपना यानी शरीर त्याग दिया, यानी मर गए। इसके बाद से केवल 23 ही शेष बचे थे, जिसे नवाब ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो ये रही काल कोठरी की घटना, यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो लेकिन इसे इतिहासकारों ने, मैंने बताया है कि जो हालवेल था, तो इसे हालवेल की मानसिक उपज भी मानी जाती है, यानी माना जाता है कि ये हालवे ने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इस घटना का उल्लेख किया है। खैर, उसका शायद लक्ष्य यही रहा होगा कि सिराजुद्दौला को एक क्रुद्ध नवाब सिद्ध कर दिया जाए। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस दुर्घटना में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते कि ऐसी कोई घटना हुई होगी। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अलीनगर की संधि। जैसा कि मैंने कहा, ये अलीनगर ये कलकत्ता ही है। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। तो इसमें ये तय हुआ कि दस्तक यानी फ्री पास से जो भी सामान आ रहा है, तो उन सामानों पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। नवाब द्वारा अंग्रेजों से कोई कर नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया। फिर अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी भी अपने इच्छा अनुसार करने का अधिकार दिया गया। तो ये सब अलीनगर संधि की महत्वपूर्ण बातें रही। इसके बाद से है अगली घटना, प्लासी का युद्ध। काफी महत्वपूर्ण है ये प्लासी का युद्ध।
इस भागीरथी नदी के तट पर कोलकाता में प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हार का कारण सिराजुद्दौला नहीं बल्कि उसके सेनापतियों में से एक मीर जाफर की सेना की टुकड़ियों का युद्ध में हिस्सा न लेना था। तो ये प्लासी के युद्ध की मैं पृष्ठभूमि बताऊं तो मुर्शिदाबाद से लगभग 32 किलोमीटर दूर जो नदिया जिला है, वर्तमान में भी है, वहीं पर गंगा की सहायक नदी है भागीरथी नदी, उसी के तट के किनारे यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के दो सेनानायक राय दुर्लभ और मीर जाफर ये अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय हो गए, यानी इन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। नवाब के थोड़े से सैनिकों ने, जिनका नेतृत्व नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, बड़े बहादुरी से जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में नवाब को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नवाब पकड़ लिया गया। इसके बाद प्लासी के युद्ध के समय एक और बात कि सिराजुद्दौला की उम्र जो थी वो महज 24 साल की थी, केवल 24 साल का वो एक युवा था। 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के बेटे मीर मिरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने सिराजुद्दौला को अंततः मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से अपनों का विश्वासघात ही सिराजुद्दौला और बंगाल की तकदीर बदल कर रख दिया। यूं कहिए प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना नियंत्रण कायम कर लिया। प्लासी के युद्ध का जो परिणाम हुआ था वो यही हुआ कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। इसके बाद बंगाल की राजनीतिक दुर्बलता अब सबके सामने स्पष्ट हो चुकी थी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी बंगाल अंग्रेजों का द्वारा शोषण किए जाना आरंभ कर दिया गया बंगाल का। इसके बाद से इस युद्ध से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेज दक्षिण में फ्रांसीसियों पर भी निर्णायक विजय प्राप्त कर पाए। तो ये सब इसका परिणाम रहा। कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ, यानी शुभारंभ हुआ। तो ये सब रही पृष्ठभूमि। इसके बाद मीर जाफर, ये सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर अपने आप को परतंत्र महसूस करने लगा, अंग्रेजों के अधीन महसूस करने लगा, जिसके कारण मीर जाफर ने विरोध किया और कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर पुनः मीर कासिम को, यूं कहिए नवाब, पुनः नहीं, मीर कासिम को नवाब बना दिया। आगे देखते हैं मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब रहा। उसके समय में आर्थिक स्थिति शोचनीय हो जाने के कारण मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटा दिया, जो कि मीर कासिम का दामाद था। मीर कासिम को नवाब बनाया गया। एक दो तीन पॉइंट महत्वपूर्ण है कि मुर्शिदाबाद के किसी दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गद्दा रखा था। तो ये पूछा जाता है कर्नल क्लाइव का गद्दा किसके संदर्भ में ये वक्तव्य आता है, तो मीर जाफर के संदर्भ में। इसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा, उमरा वैसे तो सामान्य अर्थों में धनिक की सरदार या सामंतों को कहा जाता है, लेकिन कुछ पवित्र स्थल का डिनोशन भी उमरा के रूप में जाना जाता है। जैसे मक्का का जो पवित्र स्थल है मुस्लिम समाज के लिए, तो वो भी उमरा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से उमरा की उपाधि दिलवाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मीर जाफर को नवाब बनाया जाना बंगाल की प्रथम क्रांति कही जाती है। ये सब छूटे थोड़े बहुत भूली बिसरी यादों के कुछ प्रश्न हैं जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जबकि नवाब का पद त्यागना बंगाल की दूसरी क्रांति, यानी 1760 की जो घटना है ये बंगाल की दूसरी क्रांति के रूप में जानी जाती है। जब नवाब ने मीर जाफर ने अपना पद त्याग दिया और जब पद ग्रहण किया तो ये प्रथम घटना के रूप में जानी जाती है, यानी प्रथम क्रांति के रूप में जानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से मीर कासिम आता है, 1760 से 63 तक वो शासक रहता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी, तो मीर कासिम ने। मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों, तोड़दार बंदूकें आप स्थानीय भाषा में कट्टा के रूप में जान सकते हैं, तो कट्टा बनाने की व्यवस्था की। समरू नामक एक जर्मन को उसने अपना सेनापति नियुक्त किया। इस समरू का वास्तविक नाम वाल्टर रीनहार्ट था। तो कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया। बंगाल में एक नया कर लगाया गया, अब्बाब कर। पूछा जाता है अब्बाब कर किसने लगाया, तो मीर कासिम ने लगाया। फिर सरकारी अफसरों से खिजरी नामक कर वसूला गया। लेकिन
मीर कासिम भी कहीं न कहीं अपने आप को अंग्रेज़ों का गुलाम महसूस कर रहा था, जिसके लिए उसने क्या किया कि मार्च 1763 में 2 वर्षों के लिए प्रत्येक व्यापारी के लिए समस्त व्यापार कर एवं चुंगियों को समाप्त कर दिया। अब चाहे वो अंग्रेज़ हों यानी यूरोपियन व्यापारी हो या भारतीय हो, सभी समान हो गए, किसी को कोई स्पेशल रियायत नहीं मिल रही थी। ये अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी अपमानजनक थी। इन संदर्भों में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को पद से हटाया और पुनः मीर जाफ़र को पद पर यानी नवाब बना दिया। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। कटवा का युद्ध 9 जुलाई 1763 में, फिर गिरिया का युद्ध 5 सितंबर 1763 में, इसके बाद उदय नाला का युद्ध, उधव नाला का युद्ध भी कहा जाता है 1763 में, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। सभी युद्धों में लगभग हारता ही गया था नवाब, और इसी से बौखला के उसने पटना हत्याकांड भी किया, जिसकी आइए अब देख लेते हैं पटना हत्याकांड। तो 24 जून 1763 की यह घटना है। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि पे मैं आपको चर्चा कर दूं कि बक्सर के युद्ध के पूर्व पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को कलकत्ता काउंसिल ने नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। एलिस ने आसानी से पटना पर अधिकार कर लिया, पटना पर ही आक्रमण करने का आदेश दिया था। यह इस घटना के बाद अब मीर कासिम लगभग बौखलास आ गया। इधर उदयनाला के युद्ध में भी बुरी तरह परास्त हो गया था, तो पराजय के क्रोध में उसने पटना में गिरफ्तार किए गए लगभग 148 कैदियों को, जिसमें एलिस भी था, उनकी हत्या करवा दी। यही इतिहास के पन्नों में पटना हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, जो कि 24 जून 1763 को हुई थी। इसके बाद से अब आता है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था। काफी महत्वपूर्ण युद्ध इतिहास के पन्नों में ये जाना जाता है। तो मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ बना लिया था। अब तीनों की संयुक्त सेनाओं ने पटना की ओर प्रस्थान किया। माना जाता है कि तीनों की संयुक्त सेनाओं में लगभग 40,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। इन सेना का सामना करने के लिए अंग्रेजों की ओर से मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सेना बक्सर के मैदान पर आ डटी, जबकि अंग्रेजों के पास केवल लगभग 7,072 सैनिक ही थे, लेकिन 20 तोपें भी अंग्रेजों के पास थी। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। मीर कासिम वीरतापूर्वक लड़ा, किंतु परास्त हुआ और युद्ध स्थल से भाग निकला। उसके लगभग 20,000 सैनिक मारे गए और अंग्रेजों के 847 सैनिक मरे और घायल हुए। अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अंतर रहा। फिर शाह आलम और शुजाउद्दौला को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी और मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। इस तरीके से बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब बंगाल का बना दिया। नवाब को 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को चुकाने थे। इसके अलावा 1765 में मीर जाफर की मृत्यु भी हो गई। इधर 1765 में ही मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, सम्मिलित था, तो इसकी दीवानी प्रदान की, यानी कंपनी के हाथों में बंगाल का विशाल राजस्व 1765 में आ गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये मुगल सम्राट की तरफ से मिला। मुगल सम्राट उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अंग्रेजों को काफ़ी फायदा हुआ। अगर हम इस बक्सर के युद्ध के महत्व की बात करें तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता जहां षड्यंत्र और कूटनीति पर आधारित थी, वहीं बक्सर के युद्ध में कंपनी ने विशुद्ध सैनिक शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। अगर वास्तव में देखें तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। इसी दौरान बक्सर के युद्ध के बाद मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के आया। रॉबर्ट क्लाइव ने 2 संधियां की, एक इलाहाबाद में ही दोनों संधियां हुई। आइए देख लेते हैं। पहली संधि इलाहाबाद की, तो 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला या निजामुद्दौला और क्लाइव के हस्ताक्षर थे। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी, जबकि मुगल बादशाह को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। ये पहली संधि थी।
इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। ये सब महत्वपूर्ण है, आज का पूरा टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत अवध का पूरा राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर, क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद तो अवध के नवाब से लेकर अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को दे दिया था, तो ये पूरा अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया, जबकि कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। तो ये पूरा का पूरा पूरी भूमिका रही। इसके बाद से देख लेते हैं कि अंतिम नवाब, तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। 1765 में वारेन हेस्टिंग ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया। बाद में इसकी पुष्टि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी की। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आप जानते हैं 1774 में हुई थी। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे ने मुबारक उद दौला को फैंटम यानी बेताल की संज्ञा भी प्रदान की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से अब बंगाल में पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल में द्वैत शासन की नींव क्लाइव ने डाल दी। द्वैत शासन क्या था कि सेना और राजस्व वसूली यानी मालगुजारी, इसका अधिकार कंपनी के हाथों में चला गया और शांति व्यवस्था और सुव्यवस्था, यूं कहिए कि राज व्यवस्था का काम बंगाल के नवाब को सौंप दिया गया। नाम मात्र का नवाब नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने बना रखा था। तो इस तरीके से बंगाल में द्वैत शासन वगैरह की अलग से मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके अलावा आप चैनल इस लेक्चर को लाइक करना भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।